नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, शांति करता हूं उन जिज्ञासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न होते रहते हैं। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम के प्रारंभ में ही एक बात आपको बताना चाहता हूं। आज मैं जब आप सभी दर्शकों के प्रश्न देख रहा था कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व, तो एक प्रश्न था, मैं नाम के साथ बताता हूं, ब्रह्मर्षि त्रिपाठी जी का। ये पुराने दर्शक हैं। अब इन्होंने किसी वीडियो पर अपना कोई प्रश्न लिखा था और वो वीडियो से संबंधित ही प्रश्न था। प्रश्न उनकी जन्म कुंडली से संबंधित था, लेकिन मैंने कोई सूत्र बताया होगा, उसी से संबंधित प्रश्न उन्होंने पूछा। अब जो मेरी टीम है, मेरे ऑफिस के लोग हैं, उन्होंने प्रश्न तो उठा लिया वहां से, लेकिन जब मेरे सामने वो प्रश्न आया तो प्रश्न का कोई और छोर ही मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि वो उस वीडियो से संबंधित था। अब हर दिन मैं कोई ना कोई नया सूत्र बताता रहता हूं। अब किस सूत्र से संबंधित वो प्रश्न था, ये बड़ी मुश्किल की बात। अब ये मैं नाम के साथ कार्यक्रम के प्रारंभ में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसी गलती करते हैं। मैं 2-3 ऐसी गलतियों का जिक्र सदैव इस कार्यक्रम में करते आया हूं। एक तो, अगर आपकी आईडी किसी भी अन्य नाम से है परंतु प्रश्न पूछना है तो अपना मुख्य नाम लिखिए। एक दूसरा, जब भी कोई प्रश्न आप पूछते हैं तो उस प्रश्न का ओर छोर आपको बताना होगा कि ये क्या मुद्दा है। या तो उस योग का नाम ही लिख दीजिए कि तो ये योग बनेगा। आपने प्रश्न में ज़्यादातर लोग लिख देते हैं कि अगर इस तरह की ग्रह स्थिति है तो क्या ये योग बनेगा, ये योग। अब ये योग कैसे मैं ढूंढ पाऊं, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप योग का नाम अगर लिख दें तो मेरे लिए ठीक है, मुझे समझ में आ जाएगा आप किसकी चर्चा कर रहे हैं। तो आज उनका और भी कुछ दर्शकों के आए, लेकिन वो मुझे हटाना पड़ा। तो कम से कम आगे के लिए आप इस बात का ख्याल रखिएगा। चलिए अब कार्यक्रम का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले प्रश्न का। ये देव कुमार जी हैं। इन्होंने पूछा है, यदि एकादश भाव का स्वामी मंगल द्वितीय भाव में कुंभ राशि में केतु के साथ है, यानी कि मकर लग्न की कुंडली है ऐसा आप कहना चाहते हैं, वह द्वितीय भाव का स्वामी शनि वक्री होकर के अष्टम भाव में सिंह राशि में राहु के साथ है, तो क्या ये गड़ा धन व जमीन आदि का फल देगा। मैंने एक सूत्र बताया था, आप लोगों को याद होगा राशिफल में, कैसे लोगों को गुप्त धन गड़ा धन प्राप्त होता है। ये उसी से संबंधित इन्होंने उस वीडियो पर कमेंट किया होगा। तो यहां पर इन्होंने गड़ा धन शब्द कहा तो वो मेरे दिमाग में आ गया कि गड़ा धन से संबंधित पूछ रहे हैं। देखिए, जब कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी लाभ भाव में या लाभ भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठे तो ये आकस्मिक धन लाभ की सूचना प्रबल बन जाती है। यूं समझ ले महाधनी योग है तो आकस्मिक धन। अब यहां पर आपने जैसा कहा कि मंगल द्वितीय भाव में बैठे हैं लाभपति बन करके, और केतु के साथ, केतु को द्वितीय भाव में कारक और आकस्मिक धन दिलाने वाला माना गया है। अब एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है जिसे आपको समझना होगा। मैंने जिस दिन राशिफल में इस सूत्र को बताया था वहां भी एक बात मैंने कही थी कि आज के इस समय में कहां गड़ा हुआ धन है और किसको गड़ा धन प्राप्त हो रहा है। परंतु ये ज्योतिषीय तर्क है, ज्योतिषीय सूत्र है। इसका ये मतलब जरूर है कि आकस्मिक धन लाभ या कहीं और किसी तरह से धन लाभ, तो आपकी कुंडली में वो सूत्र कहीं ना कहीं अवश्य बन रहा है। क्योंकि देखा जाए तो धनपति का अष्टम में जाना, ये भी गड़ा हुआ धन, जमीन कुंडली का अष्टम भाव जो है गुप्त धन की बात दर्शाता है, और धनपति बनकर के अष्टम में बैठकर धन को देखेंगे तो ये गुप्त धन की सूचना दे रहे हैं। तो आपकी कुंडली में ये योग तो पूर्णतः सिद्ध हो रहा है, बाकी भगवान की मर्जी। अगला प्रश्न अवनी साह जी का है। पूछा है इन्होंने, अगर 11वें भाव में शनि, चंद्र और बुध की युति हो तो ये विषयोग का फल देंगे। जी हां, बिल्कुल देंगे। शनि और चंद्रमा की युति जहां भी होगी विषयोग का फल मिलेगा। हां, इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि लाभ भाव में ये तीनों के तीनों ग्रह अत्यंत श्रेष्ठ लाभ की स्थिति बनाएंगे, परंतु शनि चंद्रमा की युति है
तो चाहे किसी भी भाव में हो, विषयोग होगा, जातक हो या जातिका, मानसिक अशांति की स्थिति जीवन काल में तो बननी ही है। अगला प्रश्न राज शर्मा जी का है। इन्होंने पूछा है, यदि सिंह लग्न की कुंडली में लाभ भाव में मंगल और केतु की युति हो तो क्या यह भी अंगारक दुर्योग होता है और एक से अधिक आय के स्रोत बनाता है? दोनों ही बातें सत्य है, अंगारक योग भी बनेगा और आय के स्रोत भी। मंगल और केतु की युति लाभ भाव में होने से पापग्रह दोनों के दोनों आय की स्थिति को बढ़ाएंगे। लेकिन यहां गौर करने योग्य बात है कि अंगारक पर विचार होगा। पहले यह देखिए कि मंगल और केतु के बीच दूरी कितनी है। यह डिग्री से आपको पता चल जाएगा। जो अंश है उस अंश से देखिए, क्या कहीं दोनों 10 अंश की दूरी पर तो नहीं, अथवा एक ही नक्षत्र में तो नहीं। तो अगर एक ही नक्षत्र में है या 10 अंश की दूरी पर है तो निसंदेह अंगारक योग होगा। अगर दूरी ज्यादा है तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। तब फिर आय के एक से अधिक स्रोत बनाने वाले बनेंगे। सुनील अग्रवाल जी ने पूछा है, मेष लग्न की कुंडली में लाभ भाव में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन चौथे भाव में मंगल बैठकर आठवीं दृष्टि से पंचम भाव में बैठे सूर्य बुध और शुक्र की 7वीं दृष्टि है, तो कैसा फल मिलेगा? बहुत बढ़िया। एक सूत्र मैंने बताया था पूर्व में कि किसी भी भाव में कोई ग्रह बैठा है कि नहीं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि उस भाव पर कितने ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। तो उस दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो निसंदेह यहां पर 4 ग्रहों की दृष्टि है, तो लाभ के दृष्टिकोण से तो यह अत्यंत श्रेष्ठ है। परंतु इस बात को सदैव याद रखिए, मैंने बताया था कि किसकी दृष्टि वहां पड़ रही है, कौन वहां बैठा है, इससे ज्यादा मायने यह रखता है कि उस भाव के स्वामी की स्थिति क्या है। अगर भावपति कमजोर हो तो बाकियों की दृष्टि ऐसा नहीं है कि लाभ की स्थिति, ये भाव अब सुप्त नहीं रहा। 4 ग्रहों की दृष्टि है तो भाव सुप्त नहीं है, ये तो तय हुआ। परंतु उस भाव के स्वामी की स्थिति सदैव मायने रखेगी। अगर उस भाव के स्वामी की स्थिति कमजोर है तो फिर उस अवस्था में वो कहीं ना कहीं लाभ में कमी तो रहेगा। लेकिन अगर वहीं भावपति बली अवस्था में है तो यह अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति बन जाएगी, धन लाभ के जबरदस्त योग बनेंगे। अगला प्रश्न घनश्याम मेवाड़ा जी का है। इन्होंने पूछा है, मेरे सिंह लग्न की कुंडली है, लग्नपति कर्म भाव में बैठे हैं यानी सूर्य दशम में, मैंने उंगली में मूंगा पहन रखा है, क्या मैं माणिक्य पहन सकता हूं? दशम भाव में वृषभ राशि बनती है और वृषभ राशि में सूर्य बैठे हैं। पहले तो आपने मूंगा पहना है, कोई दिक्कत नहीं, मूंगा मेष सिंह लग्न की कुंडली में पहना जा सकता है, माणिक्य भी पहना जा सकता है। परंतु ये देखिए कि शुक्र साथ बैठे हैं या शुक्र किस, क्योंकि शुक्र और सूर्य में तात्कालिक शत्रुता रेयर ही होने वाला है। अगर शुक्र वहीं पर बैठे हो तभी तात्कालिक शत्रुता होगी। अगर अगल बगल वाले घर में बैठे यानी भाग्य में बैठे हो या लाभ में बैठे हो, बड़े प्रेम से आप माणिक्य पहनिए, कहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल उठता है कि दोनों ही अंगूठियां एक ही उंगली में होती हैं, कैसे पहना जाए? तो मूंगा को बाएं में कर दीजिएगा और दाहिने हाथ में माणिक्य को आप पहनिए। माणिक्य चूंकि ग्रहों के राजा का रत्न है, उसे दाहिने हाथ में ही पहनना होगा। दूसरा लग्नपति है, वो बली तो सब बली, तो आप मूंगा अवश्य पहनिए। वैसे मंगल भी देखा जाए तो भाग्येश हैं और भाग्येश का रत्न भी अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि मूंगा पहना है तो गलत किया है, लेकिन आपने मुझसे जो परिस्थिति प्रश्न पूछा उसके बेस पर मैं कह रहा हूं कि आप माणिक्य भी पहन सकते हैं। अगला प्रश्न आशीष श्रीवास्तव जी का है। इन्होंने पूछा है, इंदु लग्न मिथुन राशि में, उच्च के राहु बैठे हैं वहां पर, ठीक है। आगे इन्होंने कहा छठे भाव में बैठे शनि एवं सप्तम भाव में बैठे गुरु से दृष्ट हैं, क्या फल होगा? जन्म लग्न मेष एवं चंद्र छठे भाव में है। तो सूत्र आपने घटा लिया होगा, तभी आप बता रहे हैं इंदु लग्न आपका मिथुन राशि में बन रहा है। देखिए, मैंने बताया था कि उस भाव में पापग्रह बैठे हों तो उस भाव के प्रभाव को कमजोर कर देते हैं, परंतु उस भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो यह अत्यंत श्रेष्ठ है। अब यहां देखा जाए तो लग्न आपने जैसा बताया कि मेष लग्न की कुंडली है, तो मेष लग्न की कुंडली में शनि राहु बहुत कारक तो नहीं है, लेकिन इंदु लग्न किस बात के लिए देखा जाता है? तो मुख्यतः धन के लिए। और हम किस समय में जी रहे हैं? कलयुग में। तो कलयुग में
अच्छे न सही बुरे कर्मों से ही श्रेष्ठ धन लाभ की बात तो ये कह ही रहा है, और गुरु की दृष्टि पड़ना इस बात की सूचना है कि जातक अगर बुरे कर्मों से भी धन अर्जित करेगा तो उसको इस बात का ख्याल रहेगा कि क्या गलत कर रहा है और क्या वो सही कर रहा है। ठीक है, धनागमन के दृष्टिकोण से। और बुद्धि या बुद्धि जो भी नाम है आपका, भट्ट जी ने पूछा है, मेरी कुंडली में सूर्य बलवान है लेकिन नवमांश में सप्तम में नीच राशि में है और लग्नगत गुरु से दृष्ट हैं, तो क्या सूर्य फल नहीं देंगे? सामान्यतया देखा जाए तो बिल्कुल नहीं देंगे, सामान्यतया नहीं देंगे। नवमांश में भी जहां आपने कहा कि सप्तम में नीच राशि में, तो सप्तम में कालपुरुष की कुंडली में तुला राशि बनती है जहां सूर्य पूर्णतः नीच के होते हैं। अब जरा गौर करिए कि नीच के होना और तुला राशि में नीच का होना, गुरु की दृष्टि से जो आप मुझसे पूछ रहे हैं या पूछ रही हैं, जो भी हो आप, तो ये ध्यान रखिए कि जन्मांक में मैं उस योग को देखता, नौमांश में भी मैं जरूर देखूंगा कि गुरु के बलाबल में जो कमी सूर्य के बलाबल में जो कमी आ रही है उसे गुरु पूर्ण करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन नौमांश में उनका नीच होना उनके बल को तो निसंदेह कमजोर करेगा। इसके लिए एक बार षडबल को भी अवश्य देखना चाहिए कि षडबल 6 प्रकार का बल दिन में जन्म हुआ है, यानी जन्मांक में कितने ग्रहों की दृष्टि आपके गुरु पर सूर्य पर है, ये सब कुछ देखने पर ही तय होगा। हाँ, नौमांश में नीच के होने से निसंदेह सूर्य के फल में कमी तो आ जाएगी। अगला जो प्रश्न है ये राहुल जी का है। इन्होंने पूछा है, यदि देवगुरु तुला लग्न में भाग्य भाव में बकरी हो तो क्या फल होगा? देखिए, देवगुरु बृहस्पति पहले तो तुला लग्न में अकारक होते हैं, भाग्य भाव में ये कारक होते हैं, और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि 200 दुर्योगों का शमन कर देते हैं भाग्य भाव में बैठे गुरु, लेकिन वक्रत्व अवस्था में हैं, अतः जहां इनका रिजल्ट इतना होना चाहिए था आप इतना मानिएगा, यानी 100 मिल सकता था भाग्य भाव में होने से, तो आपको 15 से 20 मिलेगा वक्रत्व के कारण। वक्रत्व से इनमें कमी आ जाएगी, क्योंकि ये अगर यही कर्क लग्न की कुंडली होती, मेष लग्न की कुंडली होती, तो यहां पर गुरु के वक्रत्व को मैं श्रेष्ठ कहता, लेकिन इस अवस्था में गुरु के वक्रत्व को मैं श्रेष्ठ नहीं कहूंगा। नितिन कामदी जी ने पूछा है कि बड़ी चिंताजनक बात है, मेरी और पत्नी दोनों की कुंडली में राहु चतुर्थ भाव में मिथुन और कुंभ राशि में है, उस पर गुरु की दृष्टि है। अब इतना ही प्रश्न है। देखिए, यह प्रश्न असल में इसलिए समझ में आ गया कि यह हाल फिलहाल की बात थी। मैंने एक सूत्र बताया था कि चतुर्थ भाव में बैठे ग्रह से यह तय होगा कि आपकी संतति धन बचाने वाली होगी या आपके द्वारा कमाई संपत्ति को बर्बाद करने वाली। क्योंकि जस्ट इसके बाद एक और भी प्रश्न था, वो उसी से जुड़ा हुआ है। यह प्रश्न आशा अग्निहोत्री जी का है। इन्होंने पूछा है, चतुर्थ भाव में सूर्य, उस पर गुरु की 5वीं दृष्टि कैसी रहेगी, संतान धन की वृद्धि करेगी या इत्यादि। तो ये बात देखिए, ऐसे जब आप लोग प्रश्न पूछेंगे तो कभी भी, अब अगर यही बात हाल फिलहाल की नहीं होती, हो सकता है अगर यही ज्योतिष जिज्ञासा को बीते पिछले सप्ताह भी मैंने शायद किया था, 10 दिन बीत जाए, 15 दिन बीत जाए, तो इस सवाल का मैं जवाब चाह के भी नहीं दे सकता। इसका मतलब कैसे मेरी समझ में आएगा? ये एक कोई जरूरी नहीं है ना कि इसके पीछे कारण क्या है, आप क्या जानना चाहते हैं। यहां मुझे याद आ गया है कि आप जानना क्या चाहते हैं, लेकिन आम परिस्थितियों में मैं कैसे जानूंगा कि आप मुझसे क्या। मेरे 2000 के ऊपर अब वीडियो हो चुके हैं। अब आप कहीं से किसी वीडियो पर अगर कोई प्रश्न आप डाल देंगे, चुनाव तो कहीं से भी हो जाएगा, लेकिन उसका जवाब मैं तभी दे पाऊंगा जब मुझे पता हो कि ये प्रश्न है क्या। अब 2000 वीडियो मुंह जबानी याद तो नहीं हो सकता। तो इसके लिए एक ही तर्क है कि आप अपनी पूरी बात लिखिए कि किस वीडियो पर क्या, वहां पर ही कमेंट में लिख दीजिए कि ये विषय था या ये बात मैं जानना चाहता हूं। चुनाव जब भी हो मेरे सामने आएगा, वो प्रश्न तो सेम रहेगा, मैं समझ जाऊंगा। बता दूं कि निसंदेह ये चिंताजनक बात है राहु का चतुर्थ भाव में होना और पति पत्नी दोनों की कुंडली में। हालांकि आपने एक अच्छी बात कही है कि गुरु की दृष्टि पड़ रही है। क्या होगा इसका मतलब? निसंदेह राहु का चतुर्थ भाव में होना जातक की संतति, जातक के धन को तो नुकसान करेगी, परंतु गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण एक होता है धन बर्बाद हो जाना, एक होता है धन गलत कार्यों में, बुरी आदतों में, बुरी लतों में बर्बाद होना। दूसरा, यहां राहु का चतुर्थ भाव में बैठकर गुरु की दृष्टि से दृष्ट होना। अब यह भी देखना होगा कि अंश बल कैसा है, किस लग्न की कुंडली है,
गुरु वहां बलि पड़ रहे हैं, राहु बलि पड़ रहे हैं। अगर राहु बलि पड़ रहे हैं तब तो निसंदेह संतति बर्बाद करेगी धन को, लेकिन अगर गुरु बलि पड़ रहे हैं तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये देखिए लग्न कौन सा है, राहु और गुरु में अंशबल किसका ज्यादा है, ये सब कुछ देखिए। और सेम प्रश्न यही आशा अग्निहोत्री जी ने पूछा है कि चतुर्थ भाव में सूर्य और गुरु की 5वीं दृष्टि, तो यहां पर सूर्य संतान धन नाश तो नहीं करेगी, वो दिखावे पर, आडंबर पर, या यूं समझ लीजिए कि अपने कई बार ऐसे बच्चे दिखावा, विशेषकर अहंकार के पोषण हेतु खर्च करने लगते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि है, अतः चिंता की आवश्यकता नहीं। रिंकू कांगो जी ने पूछा है मिथुन लग्न है और गुरु 29 डिग्री पर 9वें भाव में बैठे हैं, तो क्या वह कोई फल नहीं देंगे? राहु की महादशा लगी है और राहु 11वें भाव में बैठे हैं, राहु चंद्रमा की युति है। यहां राहु तो आपको अच्छा फल देंगे क्योंकि लाभ भाव में राहु का होना मिथुन लग्न में अत्यंत श्रेष्ठ है, मेष राशि में वो बैठे हैं। लेकिन निसंदेह गुरु की अगर स्थिति को देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं 29 अंश पर, अब जरा एक बार चलित चक्र देखिए कि कहीं गुरु भाग्य अगर दशम का फल दे रहे हैं तो अब बल देने के लिए रत्न धारण कराना उचित नहीं है, क्योंकि ये मिथुन लग्न की कुंडली है और सप्तम पति यहां बनते हैं गुरु। तो रत्न तो नहीं धारण कराया जा सकता, लेकिन गुरु के और उपाय करके, जैसे गुरु का व्रत इत्यादि करके, केसर का तिलक लगा करके, गाय के पीठ पर उभरा हुआ जो हिस्सा होता है उसको सहला करके, गुरु के मंत्र का जप करके गुरु को बलवान किया जा सकता है और उससे गुरु का हम फल ले लेंगे। क्या उद्देश्य है? गुरु का फल लेना है। अब जरा गौर करिए कि 29 अंश पर गुरु हैं, तो मीन में रहें या कुंभ में, दोनों ही अवस्थाओं में मृत अवस्था में हैं। मीन का फल दे रहे हो या कुंभ का, मृत अवस्था के ही है, वो कमजोर है। तो ज्योतिष शास्त्र में मृत अवस्था का जो ग्रह होता है और बाल अवस्था का जो ग्रह होता है, मृत अवस्था वाले को तो बेहद कमजोर और बाल अवस्था को उससे, अब यही होता है कि बाल अवस्था में हम उसको बल देने का प्रयत्न करेंगे, तो यहां ग्रह कमजोर तो अवश्य है, जो उसको परिणाम देना चाहिए। गुरु भाग्य भाव में अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम देने वाले बनते हैं, उस परिणाम में कमी तो अक्षरशः आएगी। राहुल साहनी जी ने पूछा है नवमांश कुंडली में शनि भी उच्च के हैं और सूर्य भी उच्च के, और दोनों ग्रह एक दूसरे पर 7वीं दृष्टि रख रहे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? देखिए, नवमांश कुंडली में शनि और सूर्य का दृष्टि संबंध बनना, पहले तो यह देखना होगा कि नवमांश का लग्न कौन सा है, एक। दूसरा, शनि सूर्य की दृष्टि में एक समस्या उत्पन्न होती है, पिता के सुखों में कमी आना, समाज में मान सम्मान में कमी आना। हालांकि दोनों उच्च के हैं, इसलिए यह देखना होगा कि नवमांश में लग्न कौन सा है और जन्मांक में लग्न कौन सा है, कौन से ग्रह का बलाबल आपको ज्यादा लेना है, यह देखना होगा। और दोनों ही ग्रह उच्च के हैं तो निसंदेह यहां पर मान सम्मान में कमी की स्थिति तो उत्पन्न होगी ही होगी, परंतु जैसा मैंने कहा, लग्न को देखने के बाद ही यह तय किया जाएगा। पहले यह ना मानिए कि एकदम से खराब होगा। हो सकता है आपके सूर्य बलि पड़ रहे हों जन्मांक में, बाकी स्तुतियां सूर्य की षटबल में बहुत अच्छी पड़ रही हो, तो नवमांश में उच्च के शनि की दृष्टि से दृष्ट, अब मामूली पिता से मतभेद हो जाए इत्यादि स्थिति होगी, तो यह बहुत तय होगा बाकी की ग्रह स्थितियों को देखने के बाद ही। ऋषि मिश्रा जी ने पूछा है कुंडली में गुरु शुक्र केतु और चंद्रमा नवम पंचम का संबंध बना रहे हैं, इसके अलावा सूर्य बुध और शनि भी नवम पंचम का, तो क्या इसका लाभ जातक को नहीं मिलेगा? इसमें कहीं कोई संशय ही नहीं कि, हालांकि आपने एक कमाल का बात लिखा है, इसके अलावा सूर्य बुध और शनि भी नवम पंचम बना रहे हैं, तो सूर्य बुध तो आपस में नवम पंचम बना नहीं सकते हैं। शायद आप ये कहना चाहते हैं कि सूर्य बुध की युति है, शनि नवम पंचम योग बना रहे हैं, तो ठीक है, ऐसा हो सकता है, सूर्य बुध और शनि नवम पंचम बना रहे हैं, ठीक है। गुरु शुक्र केतु और चंद्रमा नवम पंचम, ठीक है। नवम पंचम योग जब भी बनेगा तो वो अच्छा ही होगा। याद रखिएगा, वो शत्रु ग्रह ही क्यों ना हो, फिर से, वो शत्रु ग्रह ही क्यों ना हो, नवम पंचम के योग में वो बुरा प्रभाव नहीं देते हैं, उनकी जब दशा अंतरदशा आती है। दीपक रावत जी ने पूछा है चंद्रमा लग्न में अकेले हैं और आगे पीछे घर में कोई ग्रह नहीं, परंतु चंद्रमा मंगल से दृष्टिगत हैं, तो क्या यहां केमद्रुम दोष उत्पन्न होगा? 100% उत्पन्न होगा। अगर दोनों सातवें आमने सामने बैठे तो चंद्रमंगल योग भी बनेगा, परंतु केमद्रुम योग 100% बनेगा। कुलदीप कुमार जी ने पूछा है मेरी वृषभ लग्न और वृश्चिक राशि की कुंडली में 11वें घर में मीन राशि में सूर्य शुक्र और बुध हैं, जिसमें शुक्र बहुत खराब हैं, मुझे क्या करना चाहिए? साहब, वो शुक्र उच्च राशि में बैठे हैं, बहुत खराब कैसे होंगे? हाँ, सूर्य के साथ बैठे हैं तो अधिक
कामुकता की स्थिति उत्पन्न होगी। अब आपने जैसा कहा कि ये लाभ भाव में बैठे हैं, पंचम पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो रोज हर दिन इधर भी आपको मन भटकेगा, इधर भी प्यार हो उधर भी प्यार हो वाली स्थिति हो। लेकिन आप शुक्र को कैसा खराब कह रहे हैं, पहले ये मुझे जानना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र उच्च राशि में है और उच्च राशिगत शुक्र खराब कैसे? केवल अस्त हैं या आप अपने भीतर शारीरिक शुक्र को कमजोर महसूस कर रहे हैं? अगर अपने भीतर महसूस कर रहे हैं कमजोर, तो मैं आपको बता दूं कि मीन में वृषभ, तो वृषभ लग्न में आप हैं तो शुक्र का रत्न आप धारण कर लीजिए, शुक्र का उपल धारण कर लीजिए, गाय को हरा चारा दीजिए, कबूतरों को दाना दीजिए, शुक्र के मंत्र का जप करिए, इससे आपका शुक्र लाभप्रद हो जाएगा, बली हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है प्रदीप पाटीदार जी का। इन्होंने पूछा है यदि धनुलग्न में चतुर्थ भाव में गुरु राहु के साथ में हो तो प्रभाव कैसा होगा? निसंदेह ये सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं, लेकिन आप लोग ऐसी गलती मत करिए, नहीं तो ये प्रश्न भी मेरे सामने होता और आप लोग शिकायत करते कि शास्त्री जी इतने दिनों से मैं जुड़ा हुआ हूं, आप मेरा प्रश्न नहीं लेते। अरे कहां से लें, आप इतने दिनों से जुड़े हुए हैं पर अभी तक तो नहीं समझ पाए। अब बताइए इस प्रश्न में ना ओर है ना छोर है। ये मुझे पता है कि अभी हाल फिलहाल का प्रश्न है इसलिए दिमाग में है, नहीं तो ना ओर है ना छोर है। इसमें पूरी बात तो लिखिए कि आप जानना चाहते हैं कि संतान धन व्यय करने वाली होगी, संतान धन का बर्बादी करेगी। देखिए यहाँ धनुलग्न में चतुर्थ भाव में गुरु का होना, मीन राशि में गुरु उच्च राशि में बैठे हैं, यहाँ पर स्वराशि में बैठे हैं और यहाँ राहु बैठ करके गुरु के बल को बढ़ाने वाले होंगे। हमेशा हर सूत्र के साथ ज्योतिषीय जो तथ्य है वो बदल जाता है, क्योंकि राहु और गुरु की युति मैंने बताया था ना कि 5 गुना बल सीखने या था। सूर्य का एक शुक्र केतु का एक सूत्र बताया था कि जब किसी के साथ बैठेगा और स्वराशि का होकर के तो 5 गुना अधिक बल बढ़ाएगा। तो यहां पर जातक की संतति धन बढ़ाने वाली होगी, बर्बाद करने वाली नहीं। मंजू शुक्ला जी ने पूछा है सप्तम भाव में राहु बैठे हैं और सप्तमेश मंगल दूसरे भाव में बैठे हैं। सप्तम भाव में राहु, सप्तमेश मंगल दूसरे भाव में, यानी अपने ही घर से षडाष्टक योग। अब शनि दशम दृष्टि से राहु को देख रहे हैं, गृहस्थ जीवन कैसा रहेगा? सीधी सी बात है, सप्तम भाव में बैठा राहु दाम्पत्य को विच्छेद कराने वाला होता है। सप्तमेश का जाकर के अपने ही घर से षडाष्टक योग बना लेना। शनि का दशम दृष्टि यहां पर विच्छेदात्मक स्थिति उत्पन्न करेगी। यह दाम्पत्य जीवन को मुश्किल में डालने वाला, मतभेद कराने वाला, दाम्पत्य जीवन में परेशानी को यह दर्शा रहा है। रेणु शिवल जी का प्रश्न है मीन लग्न की कुंडली है, लग्न कुंडली में शुक्र नीच के हैं, तो यह शुक्र का गोचर कैसा रहेगा? इस गोचर के बारे में आप जानना चाहती हैं। तो मीन लग्न की कुंडली है, लग्न में ही शुक्र नीच के हैं, तो मीन लग्न की कुंडली में लग्न में शुक्र नीच के नहीं उच्च के होंगे। उल्टा आपने पूछ लिया है। तो मीन लग्न की कुंडली और लग्न में शुक्र नीच के नहीं उच्च के, तो यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। और अगला प्रश्न मोहित जी का है लग्नेश बलाबल में मृत अवस्था में होकर 26 डिग्री पर विषम राशि में बैठे हों तो क्या हम उसके रत्न धारण कर सकते हैं? लग्नेश को बलवान करने के लिए निसंदेह उनका रत्न धारण किया जा सकता है। वैसे तो नियम कहता है कि 6वें 8वें 12वें में हो तब भी पहनिए, परंतु मैं सलाह दूंगा कि 6वें 8वें 12वें को छोड़कर बाकी भावों में हो तो आप उनका रत्न धारण अवश्य करिए। आनंद सेठ जी ने पूछा है यदि धनेश और लाभेश लग्न में सूर्य के साथ हो, सिंह लग्न की कुंडली है, तो उसका फल क्या होगा? जी सीधी सी बात है कि यहां पर दोनों बुध बनते हैं, तो बुधादित्य योग का लग्न में होना ये महाधन योग तो बना ही। मैंने इसी बुधादित्य योग के लिए अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग की सूचना आपको एक बार दी थी। ये महानतम योग बन जाता, बल्कि सिंह लग्न पर ही इसे मैंने सिद्ध किया था और बताया था। तो अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। और सौरभ जी ने पूछा है अगर गुरु सप्तम भाव में अकेले नीचस्थ होकर बैठे हों, उन पर शनि की तृतीय दृष्टि हो, तो जातक के विवाह में अत्यधिक देरी किन कारणों से हो रही है? ऐसे में गुरु की पंचम, सप्तम एवं नवम पर पड़ने वाली दृष्टि क्या फल देगा? फिर से, अगर गुरु सप्तम भाव में अकेले हों, नीचस्थ होकर बैठे हैं और उन पर शनि की तीसरी दृष्टि हो। आपके प्रश्न में कुछ गड़बड़ी है। आपने पूछा है ऐसे में गुरु की पंचम, सप्तम और नवम, दसम कहे होते तो मुझे लगता कि गुरु के जगह आपको शनि लिखना था, लेकिन आपने नवम कहा है तो इसका मतलब गलती है कहीं ना कहीं। अच्छा, ओके, आपको लिखने में गलती हो गई है। आप गुरु की दृष्टि के बारे में आपने पंचम पर लिख दिया है, पंचम भाव पर नहीं, 5वीं दृष्टि। ठीक है। ऐसे में गुरु की पंचम, सप्तम एवं नवम भाव पर
वहां पर नवम भाव पर तो गुरु की दृष्टि हो ही नहीं सकती, यहां पर गुरु की दृष्टि लाभ पर होगी, लग्न पर होगी और पराक्रम पर होगी। ठीक, सबसे पहले प्रश्न के वहां से शुरू करते हैं कि सप्तम भाव में अकेले गुरु भावनाश करेंगे, नीचस्थ हुए तो कर्क लग्न की कुंडली है, मकर राशि में नीचस्थ हुए। अब आपने कहा शनि की दृष्टि, यहां गौर करिएगा, बड़ा गंभीरता से इस सूत्र को समझिए। यहां पर शनि की दृष्टि नीच भंग करेगी क्योंकि शनि का खुद का घर है, या शनि यहां अपना विच्छेदात्मक प्रभाव डालेंगे। यो यो भाव स्वामी दृष्टो युतो वा तस्य भावस्य वृद्धि ही। शनि अपने घर पर दृष्टि डाल करके भाव वृद्धि करेंगे या भावनाश करेंगे, और देवगुरु बृहस्पति यहां बैठ करके भावनाश करेंगे या शनि की दृष्टि से दृष्ट होकर के निचत्व भंग करेंगे। असल में विवाह विलंब कराने में शनिदेव ही कारण है। क्यों? क्योंकि यहां पर विवाह के कारक बैठे हैं सप्तम भाव में, नीच राशि में। निचत्व भंग मायने यहां नहीं रखेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि जब बात रिश्ते से संबंधित हो तो वहां पर ग्रह का जो विच्छेदात्मक प्रभाव है वो 100% प्रभावी होता है। तो यहां शनिदेव अपनी विच्छेदात्मक दृष्टि से विच्छेद उत्पन्न करेंगे और इसी के कारण विवाह होने में विलंब की स्थिति बनेगी। तो प्रिय दर्शकों, आज इतने ही प्रश्नों को लेकर मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं आपकी जिज्ञासा शांत हुई होगी। आशा करता हूं बहुत से लोगों का जिनका प्रश्न यहां पर लिया गया उनको मदद मिला होगा। उद्देश्य भी इस कार्यक्रम का यही है कि आपकी मदद हो जाए। फिर से कहूंगा, अपने सवाल स्पष्ट रूप से, जितने छोटे हो सके प्रश्न स्पष्ट रूप से, चाहे वो किसी भी सूत्र के साथ हो चलेगा, परंतु किस सूत्र के संदर्भ में है वो साथ में हो अगर, तो आप लिखिए। चुनाव होता रहता है, निसंदेह अगले सप्ताह हो सकता है आपके सवाल की बारी हो। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।